रात के 2 बजे है। अस्पताल के सभी मरीज सो चुके हैं, आप भी सो रहे हैं, लेकिन अचानक आपको महसूस होता है कि आपके बगल वाला बिस्तर अब खाली है। वह इंसान कहाँ गया? कोई आवाज नहीं आई, कोई कदमों की आहट नहीं सुनाई दी, कोई दरवाजा नहीं खुला। फिर वह गया कहाँ? इस अस्पताल की दीवारों के पीछे पहाड़ी के अंदर एक ऐसी सुरंग थी जिसके बारे में मरीजों को कभी नहीं बताया गया, बिल्कुल भी नहीं। रात को जब सब सो जाते थे तब अस्पताल के कर्मचारी उस सुरंग में उतरते थे। वे अकेले नहीं जाते थे, वे अपने साथ कुछ लेकर जाते थे। वह सुरंग इतनी लंबी और इतनी अंधेरी थी कि उसमें जाने वाले कर्मचारी खुद डर जाते थे, लेकिन जो चीज वे अपने साथ लेकर जाते थे उसे कोई डर नहीं लगता था, क्योंकि वह कुछ महसूस ही नहीं कर सकती थी। और वह सुरंग आखिर जाती कहाँ थी? उसके दूसरे छोर पर क्या था? क्या आज भी उस सुरंग में कुछ है? क्या आज भी रात के समय वहां से कुछ गुजरता है? इन सवालों को अपने मन में रहने दीजिए, क्योंकि जब इस वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा कि उस सुरंग के दूसरे छोर पर क्या था और वे कर्मचारी रात के अंधेरे में वहां क्या छोड़कर आते थे, तो शायद उस रात आप अकेले सो नहीं पाएंगे। नंबर 10, गवर्नमेंट मेंटल हॉस्पिटल, रांची, झारखंड में 1918 के दौरान जब अंग्रेजों का शासन था, एक निर्णय लिया गया कि पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए एक ही मानसिक अस्पताल बनाया जाएगा और वह रांची में स्थापित किया गया। उस समय रांची एक ठंडे और शांत वातावरण वाला पहाड़ी क्षेत्र माना जाता था, जहां घने जंगल और सुकून भरा माहौल था। इसलिए अंग्रेजों का मानना था कि यहाँ की जलवायु मानसिक रोगियों को ठीक करने में मदद करेगी। यह अस्पताल बाद में देश के सबसे पुराने और बड़े मानसिक संस्थानों में गिना जाने लगा, लेकिन इसकी असली कहानी उन लोगों से शुरू होती है जिन्हें यहाँ लाया जाता था। उस दौर में पागल की परिभाषा अलग थी, जो अंग्रेजों के खिलाफ बोलता, जो अत्यधिक भावुक होता, गहरे दुख में होता या समाज से अलग सोचता, उसे यहाँ भेज दिया जाता था और एक बार अंदर आने के बाद बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता था। समय के साथ यहाँ मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई कि एक समय में 4000 से अधिक लोग यहाँ रह रहे थे, जबकि इसकी क्षमता बहुत कम थी। जहाँ एक वार्ड में 10 मरीज होने चाहिए थे, वहाँ 50 से 60 लोग ठूंस दिए जाते थे। न ठीक से सोने की जगह, न खाने पीने की और न ही साफ सफाई की व्यवस्था। यह जगह अस्पताल से ज्यादा एक कैदखाना बन चुकी थी। इसी के साथ एक रहस्य भी जुड़ा रहा। कई ऐसे मरीज थे जो अचानक गायब हो जाते थे। उनके नाम रिकॉर्ड में होते थे, वे वार्ड में दर्ज होते थे, लेकिन एक दिन अचानक उनका कोई पता नहीं चलता था। प्रशासन कहता उन्हें कहीं और भेज दिया गया है, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड कभी नहीं मिला, न कोई फाइल, न कोई दस्तावेज। बस एक इंसान जैसे हवा में गुम हो गया। अस्पताल का एक हिस्सा आज भी बंद पड़ा है। पुरानी अंग्रेजों के समय की इमारतें, जिनके दरवाजे वर्षों से नहीं खुले और खिड़कियों पर जंग लग चुकी है। वहाँ काम करने वाले लोग भी उस हिस्से के पास जाने से बचते हैं और कहते हैं कि रात में वहाँ से अजीब आवाजें आती हैं। इसे अफवाह माना जा सकता है, लेकिन एक सच्चाई पूरी तरह दर्ज है। कई मरीजों को उनके परिवार यहाँ छोड़ गए और फिर कभी लेने नहीं आए। वे यहीं रहे, यहीं बूढ़े हुए और यहीं उनकी मृत्यु हो गई, बिना किसी नाम, बिना किसी पहचान के। बस रिकॉर्ड में एक पंक्ति, मरीज की मृत्यु हो गई। आज ये अस्पताल अभी भी चल रहा है, जहाँ हजारों मरीज, डॉक्टर और कर्मचारी मौजूद हैं, लेकिन इसकी पुरानी इमारतें, बंद वार्ड और कमरे आज भी वैसे ही हैं, अंधेरे, ठंडे और चुप। और उनकी दीवारों पर आज भी नाखूनों के निशान देखे जा सकते हैं, जो यह बताते हैं कि किसी ने कभी वहां से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की थी। वह पागल नहीं था, वह बस अंदर आ गया था। और इस जगह की सबसे डरावनी सच्चाई यही है, यहाँ अंदर आना आसान था, लेकिन बाहर जाना लगभग नामुमकिन। नंबर 9, पोवेग्लिया प्लेग अस्पताल, इटली। हमारी यह यात्रा शुरू होती है इटली के वेनिस शहर से कुछ दूर एक ऐसे टापू से जहां आज भी इटली की सरकार किसी को जाने की इजाजत नहीं देती। यह है पोवेग्लिया द्वीप और इस टापू का इतिहास इतना दर्दनाक है कि खुद वेनिस के मछुआरे आज भी इसके पास से अपनी नाव नहीं ले जाते। बात है सन 1348 की, जब यूरोप में ब्लैक प्लेग यानी ब्यूबोनिक प्लेग तेजी से फैल रहा था। यह वही बीमारी थी जिसने यूरोप की 1/3 आबादी को खत्म कर दिया था। लाशें सड़कों पर पड़ी रहती थीं और लोग रात को सोते थे, लेकिन सुबह उठते नहीं थे। वेनिस के अधिकारियों ने एक सख्त फैसला लिया, जो भी व्यक्ति बीमार दिखे, जिसके शरीर पर प्लेग के निशान हो, उसे तुरंत इस टापू पर भेज दिया जाए। पोवेग्लिया को एक अलग थलग रखने वाला द्वीप बना दिया गया। हजारों लोगों को यहाँ लाया गया। कुछ लोग इतने बीमार थे कि रास्ते में ही मर गए, कुछ यहाँ पहुंचकर मरे और कुछ ऐसे भी थे जो पूरी तरह बीमार नहीं थे, लेकिन उनमें लक्षण दिखने के कारण उन्हें भी यहाँ भेज दिया गया। इस टापू पर सामूहिक कब्रें बनाई गईं, लाशों को जलाया गया। कहा जाता है कि इस टापू की आधी मिट्टी इंसानी राख और हड्डियों से बनी है। यह कोई अफवाह नहीं है, बल्कि इतिहास के दस्तावेजों में दर्ज सच्चाई है। लेकिन पोवेग्लिया की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सन 1922 में इस टापू पर एक मानसिक अस्पताल खोला गया और यह अस्पताल एक ऐसी जगह बन गया
जहां इंसानों के साथ वह किया गया जो शायद प्लेग से भी ज्यादा भयानक था। मरीजों को यहाँ लाया जाता था, उनका कोई ठिकाना नहीं था और उनकी आवाजें इस टापू की दीवारों में ही कैद होकर रह जाती थी, क्योंकि यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता था। आज पोवेगलिया द्वीप बंद और वीरान पड़ा है। इटली की सरकार इसे बेचना चाहती है, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिलता, क्योंकि इस टापू की जमीन के नीचे इतिहास की सबसे दर्दनाक चीखें दफन है। लेकिन जो आगे आने वाला है वह इससे भी ज्यादा डरावना है। नंबर 8, नॉर्थ वेल्स अस्पताल, यूनाइटेड किंगडम। सन 1848 की बात है। वेल्स, यूनाइटेड किंगडम। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया पर राज कर रहा था, विज्ञान आगे बढ़ रहा था, शहर बस रहे थे, लेकिन एक चीज थी जिसे उस दौर का इंसान समझ नहीं पाया था, मानसिक बीमारी। उस समय अगर कोई व्यक्ति पागल लगता, चाहे वह अवसाद हो, चिंता हो या बस कोई अजीब व्यवहार, तो उसे एक ही जगह भेज दिया जाता था, नॉर्थ वेल्स अस्पताल, जिसे डेनबिग आश्रम भी कहा जाता है। यह अस्पताल बाहर से बहुत भव्य दिखता था, बड़ी बड़ी गोथिक पत्थर की दीवारें, ऊंचे मीनार और विशाल मैदान, लेकिन अंदर की सच्चाई बिल्कुल अलग थी। इस अस्पताल में मरीजों का इलाज करने के नाम पर जो किया जाता था उसे आज के समय में यातना कहा जाएगा। जल चिकित्सा के नाम पर मरीजों को बर्फ जैसे ठंडे पानी में घंटों डुबोकर रखा जाता था, यह मानकर कि इससे दिमाग ठीक हो जाएगा। अलग थलग कमरे होते थे जिन्हें गद्देदार कोठरी कहा जाता था, जहां मरीजों को अंधेरे में बंद कर दिया जाता था। कभी कभी कई दिनों तक मरीजों को बांधकर भी रखा जाता था, न इसलिए कि वे खतरनाक थे, बल्कि इसलिए कि देखभाल करने वाले कम थे और मरीज ज्यादा। यहाँ काम करने वाले नर्स और कर्मचारी भी बहुत कठिन हालात में थे, कम तनख्वाह, ज्यादा काम और हर दिन ऐसे लोगों के साथ रहना जो गहरे दर्द में थे, लेकिन जिनकी मदद करने के तरीके उस समय बहुत सीमित थे। नॉर्थ वेल्स अस्पताल 1995 तक चलता रहा। जब इसे बंद किया गया तो इसे उसी हालत में छोड़ दिया गया। आज यह इमारत एक वीरान खोल बन चुकी है, छत टूट चुकी है, खिड़कियां खाली हैं और गलियारों में झाड़ियां उगाई हैं। लेकिन अगर आप इन गलियारों में चलें और दीवारों को ध्यान से देखें तो आज भी कई जगह पुराने रंग के नीचे खरोंच के निशान दिखाई देते हैं, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से दीवारों को खुरचा हो। और यह कहानी अभी सिर्फ शुरू हुई है। नंबर 7, गोंजियम मानसिक अस्पताल, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में सियोल से कुछ घंटों की दूरी पर एक सुनसान पहाड़ी पर एक ऐसा अस्पताल था जो कभी पूरी तरह आबाद था, लेकिन अचानक एक दिन बंद हो गया। यह था गोंजियम मानसिक अस्पताल। यह अस्पताल 1990 के दशक में बनाया गया था और कुछ ही सालों में बंद भी हो गया। आधिकारिक कारण बताया गया आर्थिक समस्याएं, लेकिन जिस तरीके से यह अस्पताल बंद हुआ उसने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। बंद होने के बाद इस अस्पताल को वैसे ही छोड़ दिया गया, बिस्तर जहां थे वहीं पड़े रहे, चिकित्सीय उपकरण भी उसी हालत में छोड़ दिए गए, यहाँ तक कि मरीजों के अभिलेख जो किसी भी अस्पताल की सबसे निजी और महत्वपूर्ण चीज होते हैं वे भी वहीं रह गए। ऐसा क्यों हुआ? जब किसी जगह को बंद किया जाता है तो उसे सही तरीके से बंद किया जाता है, अभिलेख सुरक्षित किए जाते हैं, उपकरण हटा दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। दक्षिण कोरिया में इस अस्पताल के बारे में कई कहानियां फैली हुई हैं, लेकिन हम यहाँ वही बात करेंगे जो प्रमाणित है। यह अस्पताल लंबे समय तक एक वीरान स्थान की तरह खड़ा रहा। साल 2018 में इस अस्पताल पर एक कोरियाई डरावनी फिल्म बनाई गई, गोंजियम हॉन्टेड असाइलम, जो इतनी लोकप्रिय हुई कि इसे कोरिया की सबसे सफल डरावनी फिल्मों में गिना जाता है। लेकिन फिल्म से भी ज्यादा विचलित करने वाली बात यह थी कि फिल्म देखने के बाद लोग सच में इस जगह को देखने जाने लगे। शहरी खोज करने वाले लोग, रोमांच की तलाश करने वाले लोग और वीडियो बनाने वाले लोग वहां पहुंचने लगे। आखिरकार कोरियाई प्रशासन को इस अस्पताल को 2018 में ही गिराना पड़ा, क्योंकि इतने लोग वहां जा रहे थे कि यह एक खतरनाक जगह बन गई थी। आज वहां सिर्फ खाली जमीन बची है, लेकिन जो लोग वहां गए थे उन्होंने जो देखा, छोड़े हुए चिकित्सीय उपकरण, बिखरे हुए मरीजों के अभिलेख और टूटे हुए बिस्तर, उन्हें भूल पाना आसान नहीं था। लेकिन जो हम आगे बताने वाले हैं वह इन सब से कहीं ज्यादा ऐतिहासिक रूप से अंधेरा है। नंबर 6, चांगी अस्पताल, सिंगापुर। सिंगापुर आज दुनिया के सबसे विकसित और सुरक्षित शहरों में से एक है, लेकिन इस शहर की जमीन के नीचे द्वितीय विश्व युद्ध की एक ऐसी कहानी दफन है जो आज भी रूह कंपा देती है। बात है सन 1942 की, जब जापानी सेना ने सिंगापुर पर कब्जा कर लिया था। चांगी, जो सिंगापुर का एक इलाका है, उस समय एक ब्रिटिश सैन्य ठिकाना था। जब जापानी सेना वहां पहुंची तो यह पूरा इलाका उनके नियंत्रण में आ गया। चांगी अस्पताल, जो मूल रूप से ब्रिटिश सैनिकों के लिए बनाया गया था, अब एक ऐसी जगह बन गया जहां की घटनाएं इतिहास की किताबों में दर्ज हैं। युद्धबंदी शिविरों में ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियाई और स्थानीय सैनिकों को रखा गया, जहां उन्हें भूख,
बीमारी और क्रूर व्यवहार का सामना करना पड़ा। अस्पताल तो था लेकिन दवाइयां नहीं थी, डॉक्टर थे लेकिन उपकरण नहीं थे, मरीज थे लेकिन उनकी पीड़ा को कम करने का कोई तरीका नहीं था। इतिहासकारों के अभिलेख बताते हैं कि इस दौरान इस पूरे इलाके में हजारों लोग मारे गए, कुछ युद्ध में, कुछ बीमारियों से और कुछ ऐसे तरीकों से जिनका वर्णन करना भी आसान नहीं है, भले ही वे दर्ज किए गए हों। जब युद्ध खत्म हुआ 1945 में सिंगापुर आजाद हुआ, लेकिन चांगी अस्पताल की वह कहानी, वह दर्द और वह इतिहास कहीं नहीं गया। यह अस्पताल बाद में आम लोगों के उपयोग में आया, फिर बंद कर दिया गया और उसी इलाके में एक नया आधुनिक अस्पताल बना दिया गया। पुरानी इमारत के कुछ हिस्से आज भी खड़े हैं। सिंगापुर के स्थानीय लोग आज भी उस जगह पर एक अजीब सा भारीपन महसूस करने की बात करते हैं। शायद ऐसा तब होता है जब किसी जगह ने इतना दर्द देखा हो कि उसकी हवा में भी वह दर्द घुल जाता है। नंबर 5, डैनवर्स स्टेट अस्पताल, अमेरिका, मैसाचुसेट्स, अमेरिका में सन 1878 में एक पहाड़ी की चोटी पर एक विशाल अस्पताल बनाया गया जिसका नाम था डैनवर्स स्टेट अस्पताल। देखने में यह एक भव्य इमारत थी, गोथिक शैली की वास्तुकला, बड़े बड़े मीनार और संतुलित ढंग से बने हिस्से। लेकिन इस अस्पताल का असली काम किसी भी तरह भव्य नहीं था। यह एक मानसिक आश्रम था और यहाँ जो उपचार किए जाते थे वे चिकित्सा इतिहास के सबसे विवादित अध्यायों में से एक माने जाते हैं, लोबोटॉमी। यह शब्द सुनकर आज भी डॉक्टर सिहर उठते हैं। लोबोटॉमी एक शल्य प्रक्रिया थी जिसमें मस्तिष्क के सामने वाले हिस्से को शारीरिक रूप से बदल दिया जाता था। यह माना जाता था कि इससे हिंसक या अनियंत्रित मरीज शांत हो जाएंगे और डैनवर्स इस प्रक्रिया के लिए बदनाम था। यहाँ आने वाले कई मरीज ऐसे थे जिन्हें आज के समय में बिल्कुल सामान्य माना जाता। अवसाद, चिंता, शोक या मानसिक आघात जैसी स्थितियां जिन्हें उस समय ठीक से समझा भी नहीं जाता था, उनके कारण लोगों को यहाँ भेज दिया जाता था। लेकिन एक बार अंदर आने के बाद बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता था। अस्पताल में जरूरत से ज्यादा मरीज थे। जो जगह कुछ 100 लोगों के लिए बनाई गई थी वहाँ हजारों लोगों को रखा जाने लगा। हालात लगातार बिगड़ते गए। कर्मचारियों की कमी थी, संसाधनों की कमी थी और इस सबके बीच वे मरीज जिन्हें बस थोड़ी देखभाल और सहारे की जरूरत थी, एक ऐसे तंत्र में फंस गए थे जो उन्हें और ज्यादा तोड़ता जा रहा था। डैनवर्स स्टेट अस्पताल 1992 में आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया। यह इमारत कई सालों तक वीरान पड़ी रही। बाद में इसके कुछ हिस्सों का नवीनीकरण करके इसे आलीशान अपार्टमेंट में बदल दिया गया। आलीशान अपार्टमेंट जहां उन्हीं गलियारों में जहां कभी लोबोटॉमी की जाती थी, आज लोग अपने सोफे पर बैठकर मनोरंजन देखते हैं। इतिहास कभी कभी बहुत विडंबनापूर्ण होता है, लेकिन अभी हम उस मोड़ पर नहीं पहुंचे हैं जहां यह कहानी सबसे ज्यादा अंधेरी हो जाती है। वह अभी बाकी है। नंबर 4, टॉनटन स्टेट अस्पताल, अमेरिका। हम फिर से मैसाचुसेट्स आते हैं। सन 1854 में टॉनटन स्टेट अस्पताल की स्थापना हुई। शुरुआत में यह एक सामान्य मानसिक चिकित्सा केंद्र था, लेकिन धीरे धीरे इसकी एक अलग पहचान बन गई। यहाँ उन मरीजों को रखा जाने लगा जिन्हें आपराधिक रूप से, मानसिक रूप से अस्वस्थ माना जाता था, यानी ऐसे लोग जिन्होंने अपराध किए थे और जिनके बारे में अदालतों ने तय किया था कि वे मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। यह एक बहुत जटिल स्थिति थी क्योंकि इन मरीजों को न तो सामान्य जेल जैसा व्यवहार दिया जा सकता था और न ही सामान्य अस्पताल जैसा इलाज। वे एक बीच की स्थिति में फंसे हुए थे। टॉनटन के अभिलेखों में कुछ ऐसे मामले दर्ज हैं जिन्हें चिकित्सा नैतिकता के सबसे अंधेरे उदाहरणों में गिना जाता है। यहाँ मरीजों पर प्रयोगात्मक उपचार किए जाने के आरोप लगे। कुछ बातें दर्ज हैं जबकि कुछ पर आज भी शोध चल रहा है। जेन टॉपन नाम की एक नर्स जो 1800 के दशक में थी और जिसे एक श्रेणीबद्ध हत्यारी माना जाता है, उसे भी यहाँ रखा गया था। उसने खुद स्वीकार किया था कि उसने मरीजों को नुकसान पहुंचाया। यह कोई कहानी नहीं है बल्कि अदालत के दस्तावेजों में दर्ज सच्चाई है। टॉनटन का एक और पहलू था उसकी कब्रगाह। अस्पताल के परिसर में एक दफनाने की जगह थी जहां उन मरीजों को दफनाया जाता था जिनका कोई नहीं था, न कोई परिवार, न कोई पहचान, बस एक संख्या जिसमें किसी इंसान की पूरी जिंदगी सिमट कर रह जाती थी। यह अस्पताल 1975 में आधिकारिक रूप से बंद हो गया, लेकिन इसकी कुछ इमारतें आज भी खड़ी हैं और उस कब्रगाह में आज भी वे संख्या वाले कब्र मौजूद हैं जहां न किसी का नाम है और न किसी की कहानी, बस एक संख्या। नंबर 3, अराडेल मानसिक अस्पताल, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरियन दौर के समय सन 1867 में अराडेल मानसिक अस्पताल की स्थापना हुई जो विक्टोरिया के अरारात क्षेत्र में स्थित था। यह सिर्फ एक अस्पताल नहीं था बल्कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मानसिक आश्रम था।
इसके परिसर में 60 से अधिक इमारतें थीं, अपना खेत था, अपनी बेकरी थी और अपनी धुलाई की व्यवस्था थी। यहाँ मरीज खुद काम करते थे। यह एक पूरी तरह से अलग दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जहाँ से बाहर निकलने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता था। अराडेल में जो कुछ होता था वह उस समय के मानसिक उपचार का प्रतिनिधित्व करता था। इलेक्ट्रो आक्षेपी चिकित्सा, जिसे आज एक नियंत्रित और बेहोशी देकर की जाने वाली प्रक्रिया के रूप में कुछ विशेष स्थितियों में उपयोग किया जाता है, उस समय बिल्कुल अलग तरीके से दी जाती थी। 1940 और 50 के दशक में यह बिना बेहोशी के दी जाती थी। मरीजों को पकड़कर रखा जाता था, उन्हें बिजली के झटके दिए जाते थे और उनका शरीर बुरी तरह कांपता था। इसे ही उपचार कहा जाता था। अराडेल के अभिलेख बताते हैं कि यहाँ हजारों मरीजों ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बिताया। कुछ लोग तो दशकों तक यहीं रहे। इस अस्पताल में कुल 13,000 से अधिक लोगों की मौत हुई और ये आंकड़ा दर्ज है। उनमें से कई लोगों को अस्पताल के अपने कब्रिस्तान में दफनाया गया, जहां उनकी पहचान सिर्फ एक संख्या के रूप में रह गई। अराडेल 1998 में बंद हो गया। आज यह एक धरोहर स्थल है जहां लोग घूमने आते हैं और इसकी इतिहास के बारे में जान सकते हैं। लेकिन जब आप उन गलियारों में चलते हैं, जब आप उन छोटे छोटे कमरों को देखते हैं जहां मरीज रहते थे, और जब आप उस कब्रिस्तान के सामने खड़े होते हैं, तब इतिहास सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहता, वह आपके सामने जीवित हो उठता है। अब हम उस जगह की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम इतिहास कभी नहीं भूल सकता। नंबर 2, बिलिट्स हाइलस्टैटेन अस्पताल, जर्मनी। जर्मनी के ब्रांडेनबर्ग क्षेत्र में सन 1898 में बर्लिन के बाहर एक जंगल के बीच एक विशाल अस्पताल परिसर बनाया गया, जिसका नाम था बिलिट्स हाइलस्टैटेन। यह मूल रूप से तपेदिक यानी टीबी के मरीजों के लिए बनाया गया था। उस समय टीबी सबसे डरावनी बीमारियों में से एक थी। इसका कोई इलाज नहीं था, बस ताजी हवा, आराम और उम्मीद ही सहारा थे। इस अस्पताल के अलग अलग भवन इस तरह बनाए गए थे कि मरीजों को अधिक से अधिक धूप और ताजी हवा मिल सके। यह एक देखभाल से भरा हुआ और उम्मीद से भरा प्रयास था। लेकिन इतिहास ने इस जगह को कुछ और ही बना दिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सन 1914 में जब जर्मनी युद्ध में था, तब इस अस्पताल को एक सैन्य अस्पताल में बदल दिया गया। हजारों घायल सैनिकों को यहाँ लाया गया। कुछ बच गए और कुछ नहीं बच पाए। इन्हीं सैनिकों में एक नाम था एडोल्फ हिटलर। सन 1916 में सोम की लड़ाई में घायल हुए एक युवा सैनिक को यहाँ भर्ती किया गया था और उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। यह एक दर्ज किया हुआ ऐतिहासिक तथ्य है। वही सैनिक जो यहाँ ठीक हुआ, आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक का कारण बना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इतिहास की एक विचित्र विडंबना के रूप में बिलिट्स हाइलस्टैटेन फिर से एक सैन्य अस्पताल बन गया, इस बार नाजी जर्मनी के सैनिकों के लिए। युद्ध के बाद यह अस्पताल सोवियत सेना के नियंत्रण में आ गया और कई दशकों तक एक सोवियत सैन्य अस्पताल के रूप में उपयोग होता रहा। सन 1994 में जब सोवियत सेना जर्मनी से चली गई, तो इस अस्पताल को वैसे ही छोड़ दिया गया। बिस्तर, चिकित्सीय उपकरण, अभिलेख, सब कुछ उसी तरह रह गया। आज यह परिसर एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। इसकी कुछ इमारतों में भ्रमण की व्यवस्था है और एक ऊंचा पैदल मार्ग बनाया गया है, जहां से इन छोड़ी गई इमारतों को ऊपर से देखा जा सकता है। लेकिन जब आप इन गलियारों में चलते हैं और यह सोचते हैं कि इन्हीं रास्तों से वह व्यक्ति गुजरा था जिसने आगे चलकर करोड़ों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी, तो यह इमारत सिर्फ एक वीरान जगह नहीं लगती, बल्कि इतिहास का एक ऐसा अध्याय लगती है जो आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। नंबर 1, बेवर्ली हिल्स सैनिटोरियम, अमेरिका। लुइसविल, केंटकी में सन 1910 में एक पहाड़ी की चोटी पर एक अस्पताल बनाया गया जिसका नाम था बेवर्ली हिल्स सैनिटोरियम। और यह अस्पताल किसी भी सामान्य अर्थ में सामान्य नहीं था। इसे तपेदिक यानी टीबी के मरीजों के लिए बनाया गया था और उस समय टीबी वही था जो आज कैंसर माना जाता है। कोई इलाज नहीं, बस धीमी और दर्दनाक मौत। 1900 के शुरुआती वर्षों में केंटकी में टीबी का भयंकर प्रकोप था। लोग हर रोज मर रहे थे। अस्पतालों पर भारी दबाव था और बेवर्ली हिल्स को इसी कारण बनाया गया था, ताकि टीबी के मरीजों को एक जगह रखा जा सके। शुरुआत में यह एक छोटी लकड़ी की इमारत थी जिसमें केवल 40 से 50 मरीजों के रहने की व्यवस्था थी। लेकिन जैसे जैसे बीमारी फैलती गई, 1926 में एक नई और विशाल पत्थर की इमारत बनाई गई। 5 मंजिलें, सैकड़ों कमरे और उस समय के हिसाब से अत्याधुनिक सुविधाएं। मरीजों के लिए धूप और ताजी हवा देने के लिए विशेष कमरे बनाए गए। छत पर खुले स्थान थे और आराम के लिए विशेष कक्ष भी थे। यह उस समय का सबसे अच्छा टीबी अस्पताल माना जाता था। लेकिन सबसे अच्छा अस्पताल होना भी काफी नहीं था, क्योंकि टीबी का कोई इलाज नहीं था। बेवर्ली हिल्स में बहुत सारी मौतें होती थीं। कुछ अनुमान बताते हैं कि यहाँ हजारों लोगों की मौत हुई।
अलग अलग स्रोत अलग संख्या बताते हैं, लेकिन कम से कम आंकड़े भी हजारों में ही हैं। हर दिन मौत का सामना करना इस अस्पताल के कर्मचारियों के लिए एक मानसिक चुनौती था। वे मरीजों की देखभाल करते, उनसे जुड़ते और फिर उन्हें मरते हुए देख। एक और समस्या थी, इतनी बड़ी संख्या में होने वाली मौतों के बाद शवों को अस्पताल से बाहर कैसे ले जाया जाए। अगर बाकी मरीजों को यह पता चलता कि रोज कितने लोग मर रहे हैं तो उनका मनोबल पूरी तरह टूट जाता। इसका एक समाधान निकाला गया, एक सुरंग बनाई गई। यह एक लंबी ढलान वाली सुरंग थी जो अस्पताल के निचले हिस्से से नीचे रेल पटरियों तक जाती थी। शवों को इसी सुरंग के जरिए चुपचाप बाहर ले जाया जाता था ताकि बाकी मरीजों को इस बारे में पता न चले। यह सुरंग आज भी मौजूद है और यह कोई कहानी नहीं बल्कि इस इमारत का वास्तविक हिस्सा है। 1940 के दशक में एक एंटीबायोटिक दवा की खोज हुई जिससे टीबी का इलाज संभव हो गया। अचानक इस अस्पताल की जरूरत कम हो गई और 1961 में इसे बंद कर दिया गया। लेकिन यह इमारत खाली नहीं रही। 1962 में इसे बुजुर्गों की देखभाल के केंद्र में बदल दिया गया जिसका नाम वुडहेवन जेरियाट्रिक्स रखा गया। यहाँ भी मरीजों के साथ गलत व्यवहार के आरोप लगे। सरकार ने जांच की और 1981 में इस स्थान को बंद करना पड़ा। मरीजों को दूसरी जगह भेज दिया गया और इमारत फिर से खाली हो गई। 2001 में एक दंपत्ति ने इस जगह को खरीदा और इसे सुधारकर एक होटल बनाने की योजना बनाई, लेकिन वह योजना आज तक पूरी नहीं हो सकी। हालांकि उन्होंने इसे लोगों के लिए घूमने के लिए खोल दिया। आज बेवर्ली हिल्स दुनिया की सबसे प्रसिद्ध रहस्यमयी जगहों में से एक बन चुका है। यहाँ पर कई कार्यक्रम, वृत्तचित्र और डरावनी फिल्में बनाई गई हैं। लेकिन इसकी असली डरावनी बात किसी भूत प्रेत से जुड़ी नहीं है बल्कि इसकी सच्चाई से जुड़ी है। यहाँ हजारों असली लोग मरे जिनके नाम थे, जिनके परिवार थे। एक सुरंग बनाई गई ताकि उनके शवों को चुपचाप बाहर ले जाया जा सके, ताकि बाकी मरीज उम्मीद बनाए रख सके। सोचिए उस नर्स के बारे में जो रोज यहाँ आती थी, उस डॉक्टर के बारे में जो जानता था कि वह बहुत कम कर सकता है, और उन मरीजों के बारे में जो यहाँ ठीक होने की उम्मीद लेकर आए थे। यही बेवर्ली हिल्स की असली कहानी है और यही इसे दुनिया का नंबर 1 सबसे रहस्यमयी अस्पताल बनाती है। इन 10 अस्पतालों की कहानियां सुनते सुनते आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि यह सब हुआ क्यों? क्या वे लोग बुरे थे जिन्होंने ये अस्पताल बनाए और चलाए? जवाब इतना आसान नहीं है। इन अस्पतालों में से ज्यादातर उस समय की सबसे अच्छी मानी जाने वाली पद्धतियों का पालन करते थे। लोबोटॉमी, जो आज हमें बेहद क्रूर लगती है, उसे 1949 में नोबेल पुरस्कार मिला था। उस समय के डॉक्टर सच में मानते थे कि वे लोगों की मदद कर रहे हैं। जल चिकित्सा, बंधन और भीड़ भाड़ जैसी स्थितियां उस दौर की चिकित्सा और सामाजिक सीमाओं का परिणाम थी। लेकिन यह कोई बहाना नहीं हो सकता, क्योंकि इन जगहों पर जो कुछ हुआ उसने असली लोगों को असली दर्द दिया। सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि जो आज सामान्य माना जाता है वह कल अमानवीय लग सकता है। जैसे आज हम पिछले 200 सालों की मानसिक चिकित्सा पद्धतियों को देखकर डर और हैरानी महसूस करते हैं, वैसे ही आने वाली पीढ़ियां शायद हमारी कुछ पद्धतियों को देखकर वैसा ही महसूस करें। ये अस्पताल सिर्फ वीरान इमारतें नहीं हैं, बल्कि हमें याद दिलाने वाले प्रतीक हैं। यह याद दिलाते हैं कि इंसानियत लगातार बदलती और आगे बढ़ती रहती है। यह भी याद दिलाते हैं कि जो लोग इन जगहों पर थे वे भी हमारी तरह इंसान थे। उनके सपने थे, उनके परिवार थे और उनकी अपनी कहानियां थीं। और उनकी कहानियां इस लायक हैं कि हम उन्हें याद रखें। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के 10 सबसे रहस्यमयी अस्पतालों की कहानी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर इसने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि इन 10 में से किस जगह की कहानी ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। साथ ही यह भी बताएं कि अगली बार आप किस रहस्यमयी जगह के बारे में जानना चाहते हैं। हम हमेशा आपके लिए यहाँ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।